Hello student. Today started chapter number from trade to territory. आज हम इस चैप्टर के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, औरंगजेब की डेथ के बाद किस प्रकार से यहाँ ब्रिटिश किंगडम इमर्ज हुआ, किस प्रकार से यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ एंट्री हुई, उसके बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट मर्केंटाइल के लिए कैसे वाणिज्य के लिए यहाँ आई, वाणिज्य जो प्रॉफिट से रिलेटेड था, जिसमें गुड्स चीप रेट्स पे बाई की जाती थी और उनको हायर प्राइजेस पे सेल किया जाता था, जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता था ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो प्रॉफिट कमाना होता था। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया और क्या किन किन चीज़ों का यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, इस बारे में भी हमने डिस्कस किया। आज का जो वीडियो है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल, कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से बंगाल में व्यापार शुरू करती है, बंगाल से ये व्यापार करना आरंभ करती है और वहाँ किस प्रकार से ये अपने लिए चार्टर या ऑर्डर्स जारी करवाती है मुग़लों के द्वारा, मुग़ल एम्परर्स के द्वारा ट्रेड करने के लिए। जो मुग़ल एम्परर्स के द्वारा जो ट्रेड करने के लिए जो ऑर्डर जारी किया जाता था वो फरमान के नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ ए रॉयल एडिक्ट या ए रॉयल ऑर्डर, यानी शाही आदेश या शाही जो ऑर्डर होता था, इनके द्वारा मुग़ल एम्परर्स के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता था, जिसमें ये ग्रांट की जाती थी कि आप वही कंपनी को राइट दिया जाता था कि वह ट्रेड कर सकती है विदाउट ड्यूटी, यानी ड्यूटी फ्री, यानी बिना किसी कर के, बिना किसी शुल्क को चुकाए, बिना किसी सीमा शुल्क को चुकाए वह फ्रीली ट्रेड कर सकती है। उसको फरमान के नाम से जाना जाता था या रॉयल ऑर्डर के नाम से जाना जाता था। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल में यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फरमान जारी किए जाते थे, किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के द्वारा इनका फ़ायदा उठाया जाता था, किस प्रकार से ये ट्रेड करने में किस प्रकार से किन किन पॉलिसीज, किन किन रूल्स को ये डिस्ट्रॉय करते थे, नष्ट करते थे, किस प्रकार से उनको ख़त्म करने का प्रयास करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल जो मकसद था, मेन जो ऑब्जेक्टिव था भारत में व्यापार करने का, ट्रेड करने का, वो सिर्फ यही था कि उसको यहाँ की वेल्थ को अपने कब्जे में लेना था, यहाँ के धन को अपने कब्जे में लेना था और अधिक से अधिक पैसा कमाना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल के जो सेलेक्टेड पॉइंट है, जो मेन पॉइंट्स हैं, उसको हमने पीडीएफ में मेंशन किया है। हम उसी के आधार पे इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपको याद रखना, फरमान एक रॉयल ऑर्डर है जो शासकों के द्वारा, मुग़ल शासकों के द्वारा अंग्रेज़ों को ट्रेड करने के लिए दिया जाता था और यह ट्रेड ड्यूटी फ्री होता था, यानी इस पर किसी भी प्रकार का बॉर्डर पर जो सीमा शुल्क लगता है, चुंगी लगती है, वो नहीं लगती थी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से बंगाल में व्यापार शुरू किया। स्पेशली जो ये पॉइंट्स है वो सिर्फ बंगाल से रिलेटेड है, यानी बंगाल में ट्रेड से संबंध में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से बंगाल में ट्रेड आरंभ की। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, इन 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। देखिए 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री यानी ब्रिटिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर यानी हुगली में स्थापित हुई थी, स्पेशली बंगाल में। जबकि भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा पहली फैक्ट्री हॉकिंस के टाइम पे फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सूरत में ओपन कर दी गई थी, गुजरात में 1608 में।
और बंगाल में 1651 में सेटअप हुई थी। फैक्ट्री वह है जहाँ ट्रेड की जाती है, जहाँ ट्रेड कारखाना होता है, जहाँ ट्रेड से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं, व्यापार से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं, वहीं से ट्रेड की जाती है, यानी व्यापार किया जाता है। सेकंड पॉइंट है कंपनी ट्रेडर्स और फैक्टर्स ऑपरेटेड। देखिए, कंपनी इन फैक्ट्रियों को कंपनी के ट्रेडर्स या जिनको फैक्टर्स के नाम से जाना जाता था, जो कंपनी के मास्टर होते थे, मास्टर मर्चेंट होते थे, जो मुख्य व्यापारी होते थे कंपनी के, उनको फैक्टर्स कहा जाता था। इन्हीं के द्वारा ये फैक्ट्री ऑपरेट की जाती थी, संचालित की जाती थी। याद रखना, कंपनी ट्रेडर्स को फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है। जो कंपनी के ट्रेडर्स व्यापारी होते हैं उसको फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैक्टर। अगला पॉइंट है फैक्ट्री हैड वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड आल्सो हेड ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। इन फैक्ट्रियों में वेयर हाउस होते थे, यानी गोदाम होते थे जिसमें माल को रखा जाता था। वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड, जहाँ निर्यात के लिए सामान को स्टोर किया जाता था। निर्यात मतलब हम इसको क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे, किसी दूसरे देशों में भेजते थे या किसी अन्य स्थानों पे भेजते थे। एंड ऑल्सो हेड ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, और इनके मुख्य कार्यालय भी थे। हेड ऑफिस जो कार्यालय भी वहीं होते थे। इन कार्यालयों में कंपनी के अधिकारी सेट यानी बैठा करते थे। यानी फैक्ट्रीज में ऑफिसेज भी होते थे जहां अधिकारी बैठते थे, और वेयर हाउस भी होते थे, गोदाम भी होते थे जहां एक्सपोर्ट का माल रखा जाता था कंपनी के द्वारा। फोर्थ पॉइंट है कंपनी आस्क्ड मर्चेंट ट्रेडर्स टू सेटल नियर फैक्ट्रीज। कंपनी द्वारा स्पेशली ये कहा गया था अपने मर्चेंट से और ट्रेडर्स से, जो व्यापारी थे उनसे ये कहा गया था कि वे फैक्ट्री के आसपास ही सेटल हो, यानी रहने लगे। क्यों? क्योंकि व्यापार करने के लिए कभी भी व्यापारियों को बुलाया जा सकता था। उनको माल में एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उस समय चलती रहती थी। इसलिए कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनियों के द्वारा फैक्ट्री के आसपास ही कॉलोनी स्थापित कर ली जाती थी, कॉलोनी बना ली जाती थी, और वहीं रहकर जो ब्रिटिश मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे वो वहीं रहते थे। इसी के आधार पर हिंदुस्तान का कॉलोनाइजेशन हुआ, यानी पहले इन्होंने कॉलोनियाँ स्थापित की और उसी के बाद ये कॉलोनी स्थापित करते हुए पूरे भारतवर्ष में सेटल हो गए। 1696 में फोर्ट वाज बिल्ट अराउंड सेटलमेंट। 1696 में इन्होंने वेस्ट बंगाल में कोलकाता के आसपास इन्होंने किले बनाने आरंभ कर दिए रहने के लिए, सेटलमेंट के लिए। इन्होंने किले वहाँ स्थापित किए और वहाँ ये सेटल होने लग गए, रहने लग गए। सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री खोलने के बाद वहाँ ऑफिसेज खोले, ऑफिसेज खोलने के बाद वेयर हाउस खोले, वेयर हाउस खोलने के बाद इन्होंने वहाँ अपने आप को सेटल किया, सेटल करके कॉलोनी स्थापित की, और कॉलोनी स्थापित करने के बाद, एस्टेब्लिश करने के बाद इन्होंने वहाँ अपने फोर्ट बनाए, फोर्ट यानी किले बनाए, और किले बनाने के उपरांत वे वहाँ वेल सेटल्ड हो गए। जहाँ ये कॉलोनी, इनकी पूरी कॉलोनी और फैक्ट्री को इन्होंने किलों में स्थापित कर लिया, यानी जो कॉलोनी थी, जैसे ये कॉलोनी है तो इसके चारों ओर इन्होंने फोर्ट स्थापित कर दिया, जिससे ये एकदम क्या हो गए, सिक्योर हो गए। तो इस प्रकार से इन्होंने किलों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। अगला पॉइंट है ब्राइब्ड मर्स टू गिव कंपनी जमींदारी राइट्स फॉर 3 विलेज। इन कंपनी के जो मर्चेंट्स हैं, जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, इन्होंने क्या किया, मुगलों को ब्राइब दी। ब्राइब मतलब रिश्वत दी।
क्योंकि उस समय मुगलों का शासन चल रहा था, मुगल सत्ता थी पूरे भारतवर्ष में। मुगलों के द्वारा इन्होंने फरमान जारी करा लिया। फरमान एक रॉयल ऑर्डर है, शाही आदेश है, जिसके आधार पर वे ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी सीमा शुल्क के, किसी चुंगी के, किसी टोल टैक्स के वे आसानी से व्यापार कर सकते थे ब्रिटिश कंपनी। इसलिए इन्होंने क्या किया, मुगल्स को ब्राइब दी। ब्राइब मतलब रिश्वत दी, और रिश्वत के द्वारा उन्होंने 3 विलेजों की जमींदारी प्राप्त कर ली। जमींदारी का मतलब है कि उन गाँवों का जो टैक्स कलेक्शन है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जाएगी। यानी वहाँ जो भी कार्य होगा, जो भी व्यापार होगा उन गाँवों में, और जो भी फसलें होगी या कुछ भी होगा, उस पर ब्रिटिशर्स का अधिकार होगा, और वहाँ से जो टैक्स कलेक्शन है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स करेंगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। उनमें एक विलेज का नाम कालीकता, जिसको आजकल कोलकाता के नाम से जाना जाता है। 2 और विलेज थे जिनको हम एक डायग्राम के आधार पे आपको आसानी से समझा पाएंगे। देखिए, ये देखिए, ये 3 गांव थे। एक तो था सुतानुती, एक था कालीकता, और एक था गोविंदपुर। ये 3 गांव 3 विलेज थे जिनकी जमींदारी ब्रिटिशर्स के द्वारा ली गई थी। सुतानुती, कालीकता और गोविंदपुर। ये हुगली नदी है, जिसको ये गंगा को जब बंगाल में जाती है तो हुगली नाम से जानी जाती है। तो ये हुगली नदी के किनारे पे बसे हुए गांव थे। इन्हीं 3 गांवों से मिलकर कोलकाता का निर्माण हुआ है। इन्हीं 3 गांवों से कोलकाता बनता है, वो इन्हीं 3 गांवों से मिलकर बना है। इन्हीं 3 गांवों से मिलकर बना है, सुतानुती, कालीकता और गोविंदपुर। ये कोलकाता का 1690 का मैप है। वो वहाँ की उस समय के जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो इस प्रकार की थी। तो उस समय 3 गांवों की अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी ली गई, कालीकता, सुतानुती और गोविंदपुर। इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर बाद में कोलकाता का निर्माण हुआ। अगला पॉइंट है, औरंगजेब इशूड ए फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब देखिए, औरंगजेब का उस समय शासन चल रहा था 1707 तक, जब तक उसकी डेथ नहीं हुई थी। तो औरंगजेब ने क्या किया, एक फरमान जारी किया, आदेश जारी किया, ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, कि कंपनी बिना शुल्क के व्यापार कर सकती है। उसको यह अधिकार दिया गया कि कंपनी बिना शुल्क के व्यापार कर सकती है, उसको सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा, वो ट्रेड कर सकती है ड्यूटी फ्री, बिना किसी टोल टैक्स के, वो कहीं भी आ जा सकती है। औरंगजेब के द्वारा इस प्रकार का फरमान जारी कर दिया गया, रॉयल ऑर्डर जारी कर दिया गया। आगे देखिए, कंपनी रिफ्यूज टू पे ड्यूटी लेड टू लॉस इन रेवेन्यू। कंपनी के द्वारा पहले ही मना कर दिया गया था कि वह शुल्क नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है, उसका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत कम है, इसलिए वह ड्यूटी को पे नहीं करेगी। तो कंपनी के द्वारा इससे यह कह दिया गया था मुगल एम्परर से कि उसके द्वारा ड्यूटी नहीं दी जाएगी, उसके द्वारा किसी प्रकार का शुल्क नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन में लॉस हो रहा है, इसलिए उनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया। 9th पॉइंट है, द कंपनी ट्राई टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेज। अब देखिए, जैसे कंपनी के द्वारा ये कहा गया कि भाई हमें लॉस हो रहा है, तो कंपनी ने कोशिश की कि उसे अधिक कंसेशन दिया जाए, रियायतें दी जाए, सुविधाएं दी जाए, छूट दी जाए,
इसलिए उन्होंने मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेज और विशेष अधिकारों में हेर फेर करने की कोशिश की, यानी उसको जो विशेष अधिकार मिले थे मुगल एम्परर्स के द्वारा कंपनी को, उनमें वे गड़बड़ करने लग गए कि जहां मान लीजिए उनको 3 विलेज में ड्यूटी फ्री का ही फरमान जारी किया गया था, तो वे आसपास के गांवों में भी जाके बिना ड्यूटी के व्यापार करने लगे। यानी धीरे धीरे वो अपने आप को एक्सपेंड करने लगे, विस्तार करने लगे कि पहले मान लीजिए उनको सिर्फ 3 गांवों तक का ही ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का था, वो 3 से आगे बढ़कर 6 गांवों में हो गए, फिर 10 में हो गए। यानी वे उस फरमान का गलत तरीके से फ़ायदा उठाने लगे। जो मुग़ल एम्परर्स के द्वारा जो सुविधाएं दी गई थी, रियायतें दी गई थी, उनका भी गलत फ़ायदा उठाने लगे। अगला है, फॉर ट्रेडिंग पर्पज द पासेज वर इशूड टू कंपनी ऑफिशियल बट दे मिसयूज दीज पासेज फॉर प्राइवेट ट्रेड एंड एक्यूमुलेट वेल्थ ऑन द नेम ऑफ कंपनी। व्यापार के लिए कंपनी को पास जारी किए गए थे, फरमान जारी किए गए थे कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन दे मिसयूज दीज पासेज फॉर प्राइवेट ट्रेड। लेकिन वो इन पासों का पासेज जो पास मिलते हैं जिनके आधार पे वे ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, इन पासेज का प्राइवेट ट्रेड में यानी निजी व्यापार में उपयोग करने लग गए। कंपनी के अलावा वे निजी व्यापार में भी उपयोग करने लग गए, जबकि उनको करना था ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड, लेकिन वे लोग अंग्रेज जो अधिकारी थे वे अपने अपने फ़ायदे के लिए भी उन पासेज का यूज करने लग गए। एंड एक्यूमुलेट वेल्थ ऑन द नेम ऑफ कंपनी, और कंपनी के नाम पे कि भाई हम कंपनी का व्यापार कर रहे हैं, उसके नाम पर पैसा इकट्ठा करने लग गए। व्यापार तो वे स्वयं अपने लिए कर रहे थे और नाम किसका कर रहे थे, कंपनी के नाम से, जबकि पास सिर्फ कंपनी को दिए गए थे, न कि किसी निजी व्यक्ति को या इंडिविजुअल को। सिर्फ कंपनी को मुगल एम्परर्स के द्वारा पास दिया गया था, लेकिन उन पासों का भी गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वो अपने निजी फायदे के लिए, इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए यूज करने लगे उन पासों का। इसका मतलब है कि कंपनी जो प्रिविलेज मिले हुए थे, जो कंसेशंस मिले हुए थे, उसको गलत तरीके से यूज कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सून बिकॉज ऑफ प्राइवेट ट्रेड कंपनी सफर्ड एंड वेंट इनटू लॉसेस। टू क्योर दिस एनामोली ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड स्ट्रिक्ट रूल्स। जब कंपनी के निजी लोग व्यापार करने लगे तो जो निजी क्षेत्र की छोटी मोटी कंपनियां थी, व्यापार कंपनियां थी, उनको काफी नुकसान हुआ। टू क्योर दिस एनामोली ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड स्ट्रिक्ट रूल। इसको ठीक करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा काफी स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए, क्योंकि कंपनी को तो, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो नुकसान होने लग गया और निजी व्यक्तियों को फायदा होने लग गया, क्योंकि वे कंपनी के जो पासेस थे, जो कंसेशन थे, उनका वे स्वयं लाभ उठाने लग गए, जिससे कंपनी का रेवेन्यू घट गया और उन अंग्रेज अधिकारियों का, इंडिविजुअल का रेवेन्यू बढ़ गया, उनका वे पैसे वाले बनने लग गए, जबकि कंपनी को नुकसान होने लग गया। इसका जब पता ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा तो उन्होंने क्या किया, इसको ठीक करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाए। और स्ट्रिक्ट रूल क्या थे कि अब कोई भी अंग्रेज अधिकारी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, सिर्फ कंपनी के लिए ही कार्य करेगा। इस प्रकार से नियम बनाने शुरू किए गए। तो आज के वीडियो में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से बंगाल में ट्रेड शुरू किया, हुगली से, किस प्रकार से वहाँ ट्रेड के लिए ड्यूटी पास मिले इनको, जो कंपनी ट्रेडर्स थे या फैक्टर्स थे उनके द्वारा संचालित किए जाते थे, विलेजों की इनको जमींदारी मिली जहाँ वे टैक्स कलेक्शन करते थे, फोर्ट्स बनाए गए इनके द्वारा, औरंगजेब जैसे मुग़ल एम्परर्स के द्वारा इनको ड्यूटी फ्री फरमान जारी किए गए, और फिर कंपनी के द्वारा इन कंसेशन और पासेज का
गलत तरीके से फ़ायदा उठाया गया, मिसयूज किया गया। और ये धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने ट्रेड को एक्सपेंड करने लगी और छोटी मोटी जो घरेलू डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थी वो ख़त्म होने लग गई। तो बंगाल से ये आरंभ हुआ जो पूरे भारतवर्ष में फैल गया। तो आज के वीडियो में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हमें किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।